हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी एक सीरीज चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और हेलो एल्केन की हम स्टडी कर रहे थे। इसमें पिछले हमने अपने फर्स्ट वीडियो में हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं हेलो एल्केन के एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स की। तो चलिए देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हम कह सकते हैं। तो हेलो एल्केन बेसिकली दो तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। एक तो E2 एलिमिनेशन या इसी को हम कह लेते हैं बीटा एलिमिनेशन। दूसरे तरह का रिएक्शन देता है E1 एलिमिनेशन। चलिए बारी बारी से दोनों को देखते हैं कि होता क्या है। तो E2 एलिमिनेशन की बात करें, E2 एलिमिनेशन देखिए, मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसा हेलो एल्केन है, ये हमारे पास कोई हेलो एल्केन है जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है हम उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। और बीटा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं वह बीटा हाइड्रोजन कहलाता है। तो बेसिकली बीटा कार्बन जो बीटा हाइड्रोजन होता है, बीटा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। यह एसिडिक क्यों होता है? देखिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होती है तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। यह कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक तरह की पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। और ड्यू टू दिस पोलैरिटी जो बीटा हाइड्रोजन होते हैं वह एसिडिक हो जाते हैं। तो जो E2 एलिमिनेशन होता है उसमें होता क्या है कि जब कभी हम हेलो एल्केन का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं, जैसे NaOH के साथ हमने करा लिया, KOH के साथ करा लिया, या NaNH2 के साथ करा लिया, हम मीडियम क्या रखेंगे, एल्कोहलिक। मीडियम क्या रखेंगे, एल्कोहलिक। तो देखिए, एल्कोहल लेने के बाद ये जो NaOH और KOH हैं ये अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आ जाते हैं, या ये कह लीजिए एल्कोहल लेने के बाद तो हर कोई अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आ जाता है। तो एल्कोहलिक मीडियम का हम जब यूज करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, तो यह बेस की तरह ही बिहेव करते हैं। अगर इसके साथ हम वाटर का यूज कर लेते तो यही NaOH किसकी तरह बिहेव करने लगता, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता। तो कोई भी पर्टिकुलर रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या फिर बेस की तरह बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो बेसिकली होता क्या है कि यह OH माइनस क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और सेम टाइम यह हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होकर के बाहर चला जाएगा और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। और ये बनेगा H2O, साथ में बनेगा NaX। देखिए, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव आउट हो गया, बाहर निकल गया। दैट इज वाई हम इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। चलिए देख लेते हैं कि अगर इससे अलग तरह का अगर हमारे पास क्या हो, हेलो एल्केन हो, तब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। देख लीजिए कि अगर हमारे पास इस तरह का हेलो एल्केन है, टू ब्रोमो ब्यूटेन। अब ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, अगर इसका रिएक्शन हम KOH के साथ करा दे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हम मीडियम क्या लेंगे, एल्कोहलिक मीडियम लेंगे,
एथेनॉल लेंगे तो देखिए होगा क्या कि यहाँ पर भी आपको बीटा हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको बीटा हाइड्रोजन दिख रहा है। अब बीटा हाइड्रोजन यहाँ इन दोनों में से कौन रिमूव होगा और डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनेगा या इस कार्बन के साथ बनेगा, तो इस बात का डिटर्मिनेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल ये बताता है कि डबल बॉन्ड उस कार्बन के साथ बनता है जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम हो। तो जरा देखिए, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो चूंकि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कम है, तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा, जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है, बीटा हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो ये बनेगा एल्कीन और ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ भी बन सकता है, बट उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सेटजेफ ये बोलते हैं कि डबल बॉन्ड उस कार्बन के साथ बनना पसंद करता है जिसके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप लगे हों, यानी ऐसा एल्किन बनना प्रीफर करेगा, ऐसा एल्किन बनना चाहेगा जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या लगा हो, एल्किल ग्रुप लगा हो। जरा इसमें देखिए, तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एटम के साथ एक एल्किल ग्रुप ये लगा है और एक एल्किल ग्रुप ये लगा है, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ 2 एल्किल ग्रुप लगा है, लेकिन इस केस में डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ केवल एक ही एल्किल ग्रुप लगा है। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल वह एल्किन बनना प्रीफर करता है जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ ज्यादा से ज्यादा एल्किल ग्रुप लगे हुए हों। तो सेटजेफ रूल बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए साथ ही साथ नीट और जेईई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए सेटजेफ रूल क्या होता है। सेटजेफ रूल या इसी को बोलते हैं जेस्टेव रूल। प्रोनाउंसिएशन का केवल क्या है, डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। तो सेटजेफ रूल क्या बोलेगा, और सेटजेफ रूल क्या बोलता है, that alkene prefer to form in which more number of alkyl group attached to the doubly bonded कार्बन एटम। सेटजेफ रूल ये बोलता है कि उस तरह का एल्किन बनना प्रीफर करेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर में क्या लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर हमने कुछ इस तरह का क्या ले लिया, हेलो एल्केन ले लिया और इसका रिएक्शन हम करा दें सोडामाइड के साथ या सोडियम अमाइड के साथ, और बेसिकली हम मीडियम क्या रखेंगे, एल्कोहलिक। तो देखिए यहां पे हाइड्रोजन तो लगा हुआ है, ठीक, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो हमारा बीटा कार्बन, इस साइड भी बीटा कार्बन और इस साइड भी बीटा कार्बन, क्यों, क्योंकि यह है हमारा अल्फा कार्बन। देखिए इस बीटा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और इस बीटा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल कौन से कार्बन के साथ कौन सा एल्किन बनना प्रीफर करेगा, जिसपे ज्यादा से ज्यादा एल्किल ग्रुप लगा हो, या उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनना प्रीफर करेगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम हो। तो इसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, बेसिकली इसके बीच में, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। एंड मीनवाइल ये जो है डबल बॉन्ड इसके साथ भी बन सकता है, बट उस केस में ये हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये मेजर और ये माइनर।
चलिए देखते हैं कि इवन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। इवन एलिमिनेशन क्या होता है कि अगर हमारा कोई हेलो एल्केन है, और इसमें क्या होता है कि सब पहले ही बेस के अटैक करने के पहले ही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारा सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। यह बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और बनेगा कार्बोकैटायन। और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यह बेस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और देन फाइनली यह बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो इवन एलिमिनेशन में सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और इस कार्बोकैटायन में फिर इस बीटा कार्बन का एलिमिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और क्या बनता है, एल्कीन बनता है। देखिए अगर पहले ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। चूंकि इसके इंटरमीडिएट में केवल सबस्ट्रेट है, केवल कार्बोकैटायन है, केवल एक का मॉलिक्यूल है, दैट इज वाई इट इज नोन एज द इवन एलिमिनेशन। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इवन एलिमिनेशन। जबकि E2 एलिमिनेशन में क्या था कि बेस का अटैक करना, इस बॉन्ड का बनना और इस हैलोजन का ब्रेक होना, तीनों साइमल्टेनियस हो रहा था जब, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पहले से क्या हो जा रहा है, ब्रेक कर जा रहा है। तो हम इसको बोलते हैं इवन एलिमिनेशन। देखिए जब किसी हेलो एल्केन को हम क्या करते हैं, बेस से रिएक्शन, हम बेस या न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराते हैं, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है। यह हेलो एल्केन या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जा सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जा सकता है, या तो यह हेलो एल्केन एलिमिनेशन रिएक्शन में जा सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में जा सकता है। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर किसी हेलो एल्केन को हम बेस के साथ रिएक्शन करा दें तो इस हेलो एल्केन के पास दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अडॉप्ट कर ले या तो एलिमिनेशन रिएक्शन को अडॉप्ट कर ले। देखिए कि यह एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में यह कब जाए, यह न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कब जाएगा और एलिमिनेशन रिएक्शन में कब जाएगा, यह डिपेंड करता है कुछ सर्टेन चीजों पर, ठीक है। तो कि हेलो एल्केन either go through nucleophilic substitution reaction or elimination reaction depends on nature of haloalkane, दूसरे तरह का जो होता है नेचर ऑफ बेस। अब देखिए अगर नेचर ऑफ बेस की बात करें
तो जो वीक बेस होगा, वीक बेस, अगर वीक बेस हुआ तो रिएक्शन चला जाएगा किसमें, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में। बट अगर वही स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस, तो किसमें चला जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में। एलिमिनेशन रिएक्शन में एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि अगर हमने NaOH ले लिया और वाटर ले लिया, तो NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, यह किसमें चला जाएगा, एलिमिनेशन में। और वाटर चूंकि हमारा क्या है, कमजोर बेस है या यह कमजोर न्यूक्लियोफाइल है, तो यह किस में जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक में। न्यूक्लियोफिलिक में। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि जो हम बेस ले रहे हैं वह स्ट्रॉन्ग अगर बेस है तो रिएक्शन विल बी प्रीफर्ड थ्रू द एलिमिनेशन रिएक्शन। वह रिएक्शन, वह हेलोएल्केन कौन से रिएक्शन को प्रीफर करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और हेलोएल्केन किसको प्रीफर करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो कोई हेलोएल्केन न्यूक्लियोफिलिक में जाएगा कि एलिमिनेशन में जाएगा, ये भी डिपेंड करता है किस पे, सॉल्वेंट पे। अगर हमारा सॉल्वेंट ज्यादा क्या हुआ, अगर हमारा सॉल्वेंट ज्यादा पोलर हुआ तब वह न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को क्या करता है, प्रीफर करता है। तो मोर, या ऐसे ही इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट प्रीफर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रीफर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो हमारा पोलर सॉल्वेंट होगा वह न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को प्रीफर करेगा, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वह एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या करेगा, प्रीफर करेगा। जैसे कि अगर हमने NaOH प्लस वाटर ले लिया तो किसको प्रीफर करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को। और अगर हमने NaOH और प्लस इसके साथ में क्या ले लिया, एल्कोहल C2H5OH, तो ये किसको प्रीफर करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बेस पे। ऐसा बेस जो कि वीक बेस होगा न्यूक्लियोफिलिक को, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एलिमिनेशन को। और अगर हमारा पोलर सॉल्वेंट हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को, और नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ तो एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रीफर करेगा। चलिए देखते हैं और कौन कौन सी चीजें इसको अफेक्ट करती हैं। जो नेक्स्ट चीजें है, हाई टेम्परेचर, इसको कह सकते हैं रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर। तो बेसिकली हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पे जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करता है, प्रीफर करता है। तो हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करेगा, प्रीफर करेगा। और लो टेम्परेचर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करेगा। तो अगर टेम्परेचर हाई रहा तो एलिमिनेशन, और टेम्परेचर लो रहा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टेम्परेचर लो रहा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करेगा। चलिए आगे देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स।
देखिए हेलो एल्केन जो है वह मेटल से रिएक्शन करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है। तो RX react with metals such as sodium, magnesium, copper, lithium, etc. to form organometallic compound। तो हेलो एल्केन मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ सोडियम, या इसे को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन देखिए, जब हेलो एल्केन का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर देखिए, यह रिएक्शन जो है वुड्स रिएक्शन वह एक्सट्रीमली एनहाइड्रस कंडीशन में कराते हैं। वाटर की जरा भी प्रेजेंस उसमें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक तरह का ले रखा है रिएक्टिव मेटल या एक्टिव मेटल सोडियम। जब कभी अगर रिएक्शन के अंदर वाटर आ गया तो यह सोडियम हेलो एल्केन से रिएक्शन करने की बजाय किससे रिएक्शन कर जाएगा? वाटर के साथ। तो बेसिकली जब भी वुड्स रिएक्शन कराते हैं या सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन का, तो यह रिएक्शन स्ट्रिक्टली एनहाइड्रस कंडीशन में होना चाहिए। तो यहाँ से यह NaX बाहर हो जाता है और बनता है एल्केन, बनता है एल्केन। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज द वुड्स रिएक्शन, और यह भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन। अच्छा देखिए, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर हमने मेथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन करा दिया या ब्रोमोमेथेन का रिएक्शन करा दिया सोडियम के साथ, सॉल्वेंट क्या लेंगे? ड्राई ईथर। तो यहाँ से NaBr क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ये बनता है CH3 प्लस 2 NaBr। क्या बन गया? एल्केन। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हमने रिएजेंट में कितने कार्बन का हेलो एल्केन ले रखा था? 1 कार्बन का। और यहाँ प्रोडक्ट में कितने कार्बन का हो गया? 2 कार्बन का। तो याद रखिए कि वुड्स रिएक्शन में प्रोडक्ट में जस्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। और एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि अगर हमने ब्रोमोएथेन का रिएक्शन करा दिया किसके साथ? सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां से NaBr फिर बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा? ब्यूटेन। देखिए 2 कार्बन है किसमें? रिएक्टेंट में। 4 कार्बन हो गया प्रोडक्ट में। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। चलिए देखते हैं कि वुड्स रिएक्शन के क्या क्या सैलिएंट फीचर्स होते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ वुड्स रिएक्शन। सैलिएंट फीचर्स ऑफ वुड्स रिएक्शन। देखिए अगर वुड्स रिएक्शन की बात करें तो वुड्स रिएक्शन में हमने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाता है? जस्ट डबल हो जाता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर रहा हो, इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन अपने आप में क्या है? एक तरह का कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो इट इज ए काइंड ऑफ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट हैव just a double number of
just double number of carbon atom as compared to reactant। प्रोडक्ट में जस्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, क्या करने, किसकी कंपैरिजन में, रिएक्टेंट की कंपैरिजन में। दूसरा इसका क्या सैलिएंट फीचर्स है, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड थ्रू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो वुड रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड करता है, प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तीसरी और क्या सैलिएंट फीचर्स है वुड रिएक्शन की, देखिए वुड रिएक्शन एल्केन बनाने की मेथड है जिसमें हम ऐसा एल्केन नहीं बना सकते जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, हमेशा हमको ऐसा एल्केन मिलेगा जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो such alkane will form which have even number of carbon atom, carbon atom। ऐसा एल्केन बनेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, इवन हो। एग्जाम चौथी बात और क्या होगी कि हम इससे कभी भी मेथेन नहीं बना सकते हैं, प्रोपेन नहीं बना सकते हैं, पेंटेन नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ, ऑड नंबर ऑफ क्या है, कार्बन एटम है। नेक्स्ट इसका जो है कि वुड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्सट्रीमली एनहाइड्रस एनवायरनमेंट। तो वुड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्सट्रीमली एनहाइड्रस एनवायरनमेंट। अच्छा देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसा हेलो एल्केन ले लें जिसपे पहले से कोई एक्टिवेटेड फंक्शनल ग्रुप लगा हो या मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो वह हेलो एल्केन वुड रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करता है। जैसे कि अगर किसी ऐसा जैसे कि अगर हम ऐसा हेलो एल्केन ले लें जिसमें पहले से एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस तरह के कंपाउंड या इस तरह के हेलो एल्केन जनरली वुड रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करते हैं। तो सच हेलो एल्केन which have active functional group, active functional group do not undergoes वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर हमने कुछ इस तरह का क्या ले लिया, हेलो एल्केन ले लिया जिस पे क्या लगा हो, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, तो यह वुड रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। या इसी को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ग्रिग्नॉड रिएजेंट। देखिए क्या होता है, जब हेलो एल्केन मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एनहाइड्रस मीडियम होना चाहिए।
तो यह बनता है RMgX, वेयर X इज इक्वल टू क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। हम इसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या हम इसको प्यार से क्या बोल लेते हैं, ग्रिग्नॉड रिएजेंट। हम इसको प्यार से क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉड रिएजेंट। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर हमने ब्रोमो एथेन का रिएक्शन करा दिया किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो ये क्या बनेगा, CH3CH2 MgBr। इसको बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो या इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, ग्रिग्नॉड रिएजेंट। देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट। अगर हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट को क्या करें, पानी पिला दें, तो यह क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। बड़े प्यार से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। देखिए यह रिएक्शन कैसे होता है, तो जनरली कि मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन, तो कार्बन क्या है, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर हम वाटर को कुछ इस तरह से लिख लें, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यह निगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करता है, ये इसको छोड़ करके चला जाता है। और Mgx यहाँ पे क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है अपने आप में, गुड लिविंग ग्रुप, और क्या बनता है, RH प्लस MgOH। चलिए इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कि हमने CH3CH2 MgBr, ये है हमारे ग्रिग्नॉड रिएजेंट साहब या मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड साहब, और इनको हमने क्या पिला दिया, प्यार से पानी पिला दिया। हमारे घर आए बेचारे, और घर आने पर हम अपने यहाँ क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं, जाहिर सी बात है। तो हमने इनको क्या पिला दिया, पानी पिला दिया, और पानी पीने के साथ ये क्या हो गए, किस में चेंज हो गए, एल्केन में चेंज हो गए। तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, एल्केन में। बन के तो आए थे क्या, ग्रिग्नॉड, लेकिन किस में चेंज हो गए, एल्केन में चेंज हो गए, और ये बन गया हमारा OH और Br। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे विद द हैलो एरिन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।